जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। भाग 2 यानी आपको पता है कि हमने भाग 1 देख लिया था अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब साथियों हम देखेंगे भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जाएगा। और साथियों इसमें हम देखिए और भी चीजें देखेंगे, किस प्रकार से आप नागरिकता पा सकते हैं भारत की, और कितने प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है भारतीय सरकार द्वारा। ठीक है, और नागरिकता के लाभ क्या हैं, इन सभी चीजों पे दोस्तों हम बात करेंगे आपसे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां आपको दी जाएगी प्लेलिस्ट ये वाली। आपको इसमें संपूर्ण दोस्तों एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी सभी, तो आप जाकर यहां देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों हमने देखे एसएससी जीडी के लिए मात्र 10 वीडियो में संपूर्ण हिंदी समाप्त कर दी है। अगर आपका एग्जाम लगा तो एक बार देख सकते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी की, देखिए यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए। और आपको बता दें यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई के लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया। उसके अलावा यूपी स्पेशल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो साथियों आज हम देखने वाले भाग 2 नागरिकता। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा कि नागरिकता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है। और किस भाग में, तो भाग 2 में। ठीक है, चलिए अब देखिए नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने किया था। ठीक है, अब देखिए नागरिकता कुछ फायदे होते हैं। देखिए नागरिकता के भी कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने नागरिकों को ही दिए गए हैं, विदेशियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पता है अनुच्छेद 15, अब ये हम आगे देखेंगे, अनुच्छेद 16 हो गए, 19 हो गया, 29 हो गया, 30, यानी ये मौलिक अधिकार, कुछ अधिकार भी हैं दोस्तों, मूल अधिकार भी हैं जो कि केवल अपने नागरिकों को हैं जो कि भारत का नागरिक है। ठीक है, तथा दोस्तों वोट देने का अधिकार केवल और केवल नागरिकता जो है जिसके पास भारत की नागरिकता है, और चुनाव लड़ने का अधिकार यानी किसी भी पद पे आसीन होने का अधिकार भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी पहचान कैसे होती है भारतीय नागरिकों की नागरिकता की, तो आपको बता दें, देखिए देश का कुछ ना कुछ आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, आप वोट डाल सकते होंगे, राशन कार्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है आपको पता होगा। तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा पहचान होता है कि हम यहाँ के क्या हैं, नागरिक हैं। और आपको बता दें कि भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। कैसी है, एकल नागरिकता है, ये याद रखेंगे दोस्तों, एकल नागरिकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा था एकल नागरिकता दोस्तों कहां से ली गई है, तो ये हमारी ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। इसको नोट कर लेंगे, शायद लिखने में भूल गया हूं। ठीक है, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, जो कि हमारे भारत की नागरिकता कैसी, एकल नागरिकता। ठीक है, जैसे आप अमेरिका में जाएंगे वहां दोहरी नागरिकता, पहले राज्य की होगी फिर केंद्र की, यानी दो नागरिकता लेकर के इंसान घूमता है। ठीक है, मगर हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ केवल और केवल एक ही नागरिकता को हम प्रमोट करते हैं ना, एकल नागरिकता। ठीक है, चलिए अब साथियों को पता है कि हमने देखा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। तो चलिए देखते हैं पांचों आर्टिकल में क्या क्या कहा गया। ठीक है, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस समय दोस्तों आपको बता दें, जब जैसे ही देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो उस समय हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि भैया हम किसको भारत का नागरिक बनाएं, किसको ना बनाएं। क्योंकि उस समय क्या होता था, कोई दोस्तों मतलब कि भारत से पाकिस्तान जा रहा था, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा था, तो उस समय दोस्तों इनको करना थोड़ा कठिन था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसकी जिम्मेवारी संसद को दे दी गई। कहा गया संसद जो चाहेगा दोस्तों वो बाद में कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया कि भारत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब दोस्तों जब हमारा संविधान बना ना, तब किसको किसको नागरिकता मिलेगी उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास कर रहे हो और 3 शर्तों में से कोई एक पूरा करता है दोस्तों, तो वो भारत का नागरिक होगा। पहली चीज क्या है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो नागरिक होगा। या फिर दोस्तों दूसरी चीज क्या है कि उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। देखिए उसके माता या पिता का जन्म भारत में रहा हो, ठीक है, हुआ हो दोस्तों, तब भी उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरा क्या था कि संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, यानी कि 26 जनवरी 1945 या उससे पहले से दोस्तों भारत में वो रह रहा हो। जैसे दोस्तों एनी बेसेंट देखिए भारतीय नहीं थी ना, उनको भी भारत की नागरिकता दी गई थी। ठीक है, चलिए समझ गए। तो पहले में क्या बताया गया कि संविधान जब लागू हुआ था दोस्तों उस समय प्रारंभ में नागरिकता है ना, भारत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। चलिए
दूसरा क्या है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, देखिए जब देश बटा ना हमारा भारत और पाकिस्तान में, तो कुछ पाकिस्तानी थे जो भारत आ गए, तो उनको दोस्तों नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में बताया गया। तो देखिए 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो, देखिए किसको मिलेगी, उसी को मिलेगी नागरिकता पाकिस्तान से आने वाले को, जो कि दोस्तों 19 जुलाई 1948 तक दोस्तों भारत में आ गया हो, ठीक है। या फिर साथियों 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारत में आया है तो दोस्तों वो कम से कम 6 माह रह करके वह रजिस्ट्रेशन करवा के दोस्तों नागरिकता प्राप्त कर सकता। तो ये पाकिस्तान से आने वालों के व्यक्तियों के लिए नागरिकता की बात की गई। अब देखिए, अब भाई कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान भी चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अब देखिए समझिएगा, मान लो कोई पाकिस्तान चला गया फिर से दोस्तों वापस आता है, तो फिर उसको कैसे मिलेगी नागरिकता, समझिएगा 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु साथियों वापस आ जाए तो 6 माह भारत में रहकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये चीजें आपसे बहुत कम पूछता है, सीधा पूछेगा आर्टिकल 7 में क्या था बताएंगे, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, ठीक है। चलिए अगला है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। देखिए ऐसा है कि जब हम गुलाम थे, ठीक है, तो जो अमीर व्यक्ति थे या फिर कुछ व्यक्ति दोस्तों बाहर काम करते थे विदेशों में, अब उनको दोस्तों लगा कि हमारा देश आजाद हो गया और वो बाहर रह रहे थे, तो दोस्तों उनको नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में, है ना। मान लिया दोस्तों कोई बाहरी व्यक्ति आना चाहता है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, यानी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी भ्रमण व नौकरी पाने पर भारत की नागरिकता समाप्त तो नहीं होगी, ये कहा गया, मतलब कि उसको नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। चलिए अगला है 9वां क्या कहता है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। देखिए ये 9वां कहता है कि मतलब देखिए मान लिया कि कोई व्यक्ति है दोस्तों वो भारत से यूएसए चला गया है ना, और उसको वहां की नागरिकता ले लेना, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहा गया है 9 में, आर्टिकल 9 में। और 10 में क्या कहा गया कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब कि देखिए जैसे आपको आज नागरिकता मिल गई ना, तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता, मतलब चाहे आगे चल के दोस्तों कोई भी नियम आ जाए, मगर आपकी अगर नागरिकता, आपको किसी भी तरीके से पहले नागरिकता मिली थी तो वो नागरिकता आपसे छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को बना रहना ये आर्टिकल 10 कहता है। और दोस्तों 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार, यानी कि जब भी संसद चाहेगी दोस्तों नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, ठीक है। और यह जिम्मेवारी दोस्तों गृह मंत्रालय को दिया गया दोस्तों, और इसी 11 आर्टिकल का प्रयोग करके एक दोस्तों अधिनियम बनाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों, नागरिकता अधिनियम, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट दोस्तों बनाया गया 1955 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता अधिनियम दोस्तों कब बनाया गया, तो 1955 में दोस्तों। इसमें बारी बारी दोस्तों संशोधन होते रहे हैं, जैसे 1957 में हुआ, फिर 60 में हुआ, 86 में हुआ, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और भी दोस्तों लेटेस्ट 2019 में, जिसके लिए दोस्तों आपको पता है कि बहुत बड़ा दोस्तों CAA के लिए दोस्तों बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोस्तों बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसके बारे में बाद में देखेंगे। चलिए अब साथियों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हम भारत की नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों आपको बताना 5 तरीके से, कौन कौन से 5 तरीके दोस्तों ट्रिक से याद रख लेंगे। ब्रांड BRAN और D। बी से बाई बर्थ, देखिए बाई बर्थ, बी से बर्थ यानी कि जन्म से, ठीक है। हम लोगों को कैसे मिले, जन्म से ना, बर्थ से, बाई बर्थ, बी से बर्थ, ठीक है, यानी जन्म से। आर से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा के पा सकते हैं। ए से एरिया दोस्तों, एरिया मतलब कि अगर भारत में कोई राज्य मिलता है या फिर हम किसी राज्य को दोस्तों जीत लेते हैं तो वहां के लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, यानी एरिया द्वारा। एन से नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण द्वारा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और डी से डिसेंट यानी वंशानुगति द्वारा दोस्तों, वंश के आधार पर भी हमको नागरिकता मिलती है, यानी जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, या फिर दोस्तों देशीकरण के आधार पे, या फिर वंशानुगति के आधार पे, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 तरीके से आपको नागरिकता भारतीय मिलती है। तो चलिए देखते हैं जन्म के आधार से। देखिए जन्म से नागरिकता कैसे मिल सकती है दोस्तों, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए 5 के बारे में बात करेंगे, कैसे इनको नागरिकता आपको दी जाती है। देखिए भारत में 26 जनवरी 1950 को, या दोस्तों इसके बाद समझिएगा 26 जनवरी 1950 या इसके बाद 1 जुलाई 1987 को से पहले, ठीक है, समझिएगा 26 जनवरी 1950 जब आपका क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लेकर के दोस्तों इसके बीच, है ना, 1 जुलाई 1987, ठीक है, देखिए के पहले हुआ हो, ठीक है। यदि आपका जन्म दोस्तों 26 जनवरी 1950 या दोस्तों 1 जुलाई के पहले हुआ है तो दोस्तों वह
भारत का नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता कुछ भी रहे हों। अगर दोस्तों संविधान जब लागू हुआ उससे दोस्तों 1987 तक, ठीक है, 1 जुलाई 1987 तक अगर आप दोस्तों भारत में पैदा होते हैं तो आपके माता पिता चाहे जापान के रहे हो, चाहे इंग्लैंड के रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए फिर से चेंज किया गया, आपको पता है अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। ठीक है, अब देखिए 1 जुलाई 1987 के बाद 1 जुलाई 1987 लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक, अब देखिए अगर साथियों 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक अगर आपका जन्म होता है दोस्तों, तो आपको देखिए ऐसा नहीं कि आपके माता पिता कहीं के भी हो, तब दोस्तों आपको बताते हैं, समझिएगा 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद, परंतु दोस्तों 3 दिसंबर 2004 से पहले किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। परंतु दोस्तों जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक दोस्तों, कम से कम माता या पिता में से कोई एक दोस्तों भारतीय नागरिक हो, या फिर दोनों हो चल जाएगा। ठीक है, कम से कम एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए फिर से एक संशोधन किया गया था, क्या किया गया कि देखिए यदि जन्म 3 दिसंबर से बाद, ठीक है, 3 दिसंबर या उसके बाद हुआ हो, वह भारत का नागरिक होगा, बशर्ते दोस्तों उसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों। देखिए अब माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, अथवा दोस्तों माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, परंतु दोस्तों दूसरा अवैध प्रवासी ना। अवैध प्रवासी क्या होता है, कोई दोस्तों गलत तरीके से भारत में ना आया हो। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको नागरिकता मिल जाएगी, मगर साथियों आपके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति दोस्तों अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वंश के आधार पर कैसे मिलती है नागरिकता, तो आपको बता दें, देखिए हमने बाई बर्थ देख लिया। ठीक है, वंश के आधार पे कैसे मिलेगी, देखिए व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद दोस्तों 10 दिसंबर 1952 से पहले हुआ। देखिए व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर अगर होता है, कब से कब तक दोस्तों, जब से हमारा संविधान लागू हुआ था उससे लेकर के 10 दिसंबर 1992 से पहले, ठीक है, हुआ है, तो उसके पिता भारतीय नागरिक हों। ठीक है, अगर दोस्तों कोई देखिए समझिएगा कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है और उसका बच्चे का जन्म दोस्तों भारत से बाहर होता है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 में, दोस्तों उसको वंशानुगत के आधार पर दोस्तों वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा क्या कहा गया कि अगर 10 दिसंबर के बाद होगा तो याद रखिएगा 10 दिसंबर, देखिए व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, परंतु दोस्तों 3 दिसंबर 2004 के पहले हुआ हो तो उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, समझ गए। चलिए अगर अगला तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद हुआ है तो अल्पवयस्क बच्चे के माता पिता को घोषणा करना होगा कि उसके पास कोई दूसरे देश की नागरिकता नहीं है, तब जन्म के 1 वर्ष के भीतर दोस्तों दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी दोस्तों मान लिया आप 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं तो दोस्तों आप अल्पवयस्क होंगे ना, जब दोस्तों आपके माता पिता को कहना होगा भैया जो हमारा बच्चा है ना इसके पास किसी दूसरे देश का नागरिकता नहीं है और ये आपके देश की नागरिकता लेना चाहता हो, दोस्तों जन्म के 1 साल के भीतर ही उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दूतावास में। ठीक है, चलिए पंजीकरण क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि पंजीकरण का आधार यानी रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन देकर के दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकता है, आपकी बल्कि दोस्तों अवैध प्रवासी ना हो। उसके लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए, समझिएगा क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक पूर्व कम से कम 7 साल दोस्तों भारत में रह चुका हो। ठीक है, कम से कम 7 साल भारत में रह चुका हो। भारत मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो दोस्तों। ठीक है, मतलब कि बाहर रह रहा हो। ठीक है, और भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों को भी दोस्तों। ठीक है, और वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पंजीकरण के रूप में दोस्तों आप नागरिकता ले सकते हैं। किनको किनको मिलेगी हमने बता दिया है कि इतने लोगों को नागरिकता पंजीकरण के रूप में मिल सकती है। चलिए अगला है देशीकरण, ठीक है, या प्रकटीकरण कहते हैं देशीकरण। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, देखिए केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्न योग्यताएं रखता हो। पहली चीज कि किसी देश ऐसे देश का नागरिक हो जहां भारतीयों को भी दोस्तों देशीकरण से नागरिकता दी जाती हो, यानी कि जो देश दोस्तों आपको देशीकरण से नागरिकता देगा दोस्तों उसी देश के नागरिक को भी हम देशीकरण से नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों वह किसी ऐसे देश का नागरिक हो जहां दोस्तों भारतीयों को भी इस प्रकार से नागरिकता दी जाती हो। ठीक है, अगला है उसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दिया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है
कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी, किसी देश के आप नागरिक हैं तो भारत के आप नागरिक नहीं रह सकते। ठीक है। अगला साथियों कि वह अच्छे चरित्र का, ऐसा नहीं दोस्तों भारत में आके हुड़दंग मचाए, ठीक है, तो अच्छे चरित्र का होना चाहिए। वह राज्य की निष्ठा की शपथ ले दोस्तों, भारत में कुछ मतलब करने की शपथ लेनी पड़ेगी उसको। ठीक है। और दोस्तों उससे कम से कम जो 8वीं सूची में आपकी 22 भाषाएं ना, उनमें से कम एक भाषा का अच्छी तरीके से ज्ञान हो। ठीक है। और साथ ही ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि वह विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, मतलब कि जो लास्ट के जो 14 वर्ष हैं दोस्तों, उसमें कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। और दोस्तों जब आवेदन करता है ना तो 12 महीने तक यानी 1 साल लगातार भारत में रहा हो। ठीक है। और दोस्तों देशीकरण प्रमाण पत्र के बाद भारत में निवास या सेवा करने का इरादे से हो, मतलब कि अगर उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है ना, नागरिकता मिल जाती है दोस्तों, भारत में निवास करे और दोस्तों भारत की सेवा करने के लिए वो मतलब उसका इरादा हो। ठीक है। और एक चीज याद करेंगे दोस्तों कि ये सब शर्तें मान्य नहीं होंगी जब दोस्तों राष्ट्रपति चाहे ना दोस्तों, ये शर्तों की कोई गुंजाइश नहीं, वो ऐसे भी दे सकता। देखिए विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य और विश्व शांति व मानवीय प्रगति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होंगी। और साथियों बता दें इसी आधार पर दोस्तों यह संशोधन हुआ था कि दोस्तों बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत में निवास के समय अवधि को 11 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। इसी के लिए दोस्तों आपको पता सीएए के लिए दोस्तों वो हो रहा था। ठीक है। अगला है दोस्तों 5वां, देखा गया क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। देखिए मान लो दोस्तों भारत में कोई राज्य मिल जाता है, कोई विदेशी राज्य मिल जाता है, विदेशी देश मिल जाता है, मान लो दोस्तों कल को नेपाल भारत में मिल गया। ठीक है। तो नेपालियों दोस्तों अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो वो चीज बताई गई है भूमि मतलब क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। देखिए यदि कोई नया भूभाग भारत में सम्मिलित कर दिया जाता है तो सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगी और उस विलय के बाद भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि गोवा को मिला था, है ना दोस्तों, सिक्किम के लोग मिले थे हमसे, पुदुचेरी को दिया गया था। तो उस प्रकार से दोस्तों और भी चीजें जो हमसे मिलेंगी दोस्तों उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी भारत की। ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि नागरिकता ग्रहण कितने तरीके से होती है, 5 तरीके से, BRAND, बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, और दोस्तों ए से एरिया, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। तो इन 5 तरीके से दोस्तों नागरिकता मिलती। और दोस्तों आपसे नागरिकता छीनी कितने तरीके से जाएगी, यानी आपकी नागरिकता समाप्त कितने तरीके से होगी, 3 प्रकार से। पहला है परित्याग। दोस्तों आप स्वेच्छा से अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दें। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता। समझिएगा। मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति है और उसका दोस्तों बच्चा है अभी नाबालिग है, अगर वो व्यक्ति दोस्तों अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसके जो बच्चा है ना छोटा सा, उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब देखिए इस तरह मान लो बच्चे की नागरिकता खत्म हो गई, मगर दोस्तों बड़ा होने के बाद वो चाहता हम भारत के नागरिक ही रहें, तो दोस्तों इस तरह से बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर दोस्तों भारतीय नागरिक बन सकता है। यानी पहला आपसे पूछेगा नागरिकता कितने तरीके से त्यागी जाएगी, तो तीन तरीके से। पहला परित्याग यानी स्वैच्छिक त्याग। मान लिया दोस्तों आप अमेरिका में जाके बस गए और वहां की नागरिकता ले लिए, तो आपने यहाँ की नागरिकता त्याग दी अपने स्वेच्छा से, भी हम यहाँ रहेंगे नहीं ना, तो चलिए। दूसरा दोस्तों होता है पर्यवसान, बर्खास्त कर देना। यानी कि आप मान ले दोस्तों देखिए आपसे छीन ली गई नागरिकता, बर्खास्त कर देगा, पर्यवसान हो गया, मतलब कि दूसरे देश की आपकी नागरिकता ले ली तो दोस्तों अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये हो गया बर्खास्त, दूसरा हो गया। और तीसरा दोस्तों वंचित किया जाना। देखिए वंचित किया जाए मतलब कि भारत सरकार आपको वंचित कर देती है नागरिक होने से, कब या अवैध तरीके से दोस्तों ली गई नागरिकता, आपने दोस्तों गलत तरीके से कोई नागरिकता ले ली, ठीक, तब भी आपकी नागरिकता छीन जाएगी। दूसरा है संविधान के प्रति अनादर जताने पर, अगर आप संविधान के प्रति दोस्तों अनादर जताने की कोशिश करते हैं तब भी आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। युद्ध के समय भारत के विरुद्ध की गतिविधियां, मान लो दोस्तों युद्ध हो रहा भारत पाकिस्तान में और आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। चौथा दोस्तों समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से अधिक रहने पर, देखिए 7 वर्ष के से ज्यादा रहने पर बाहर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। अगला है पंजीकरण या प्रकटीकरण। नागरिकता के 5 साल के दौरान दोस्तों नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की अगर कैद होती तब भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। साथियों ये थे आपके नागरिकता संबंधी। देखिए इसमें आपको समझना क्या है, आपको पहली चीज देखिए 6 से लेकर के 11 है ना, 5 से लेकर 11 तक आपको अनुच्छेद देखना है। ठीक है। उसके अलावा 5 तरीके से आपको नागरिकता मिलती है, ब्रांड ये याद रख लेना है, और 3 तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो बाकी दोस्तों इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है। चलिए दोस्तों, और आपको बता दें यहाँ पे जाइए, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर के आप बहुत अच्छे से दोस्तों पूरा संविधान पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ाई है किसी भी एग्जाम के लिए, तो जाकर के आप एक बार जरूर देखिए, एक बार अवसर जरूर दें, क्या बोलते हैं, मौका दें, है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।